हाय सर। जूम पे बात मत करो, म्यूट कर दो, 2 मिनट म्यूट कर दो हेलो। सब। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज, आप फिलहाल म्यूट कर दो। हेलो। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही यार किसी की। सर। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? सर मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया बच्चों का। हेलो। आ, हाँ हाँ। सर बच्चों के साथ में शेयर किया है लिंक। आ, विशाल सर, जय सर, शुभम सर, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। हम लोग सब लाइव है। जय सर, आप शुरू कर रहे सेशन की हेलो। यस सर, वी आर ऑन लाइव। हमको आपकी आवाज आ रही है सर। जूम पे बात मत करो, हाँ। म्यूट कर दो, 2 मिनट म्यूट कर दो। एक हेलो। हेलो। सबको आवाज आ रही है सर। आई थिंक एवरीवन इज लाइव ऑन यूट्यूब क्या? या एवरीवन इज लाइव ऑन यूट्यूब। नाउ वी आर लाइव। द ओनली क्वेश्चन इज विशाल सर, आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं तो सर आप यूट्यूब में हमारी आवाज सुन सकते हैं और यहाँ पे आप बोल सकते हैं। नहीं आ रही है सर को आवाज। विशाल सर को नहीं आ रही है। सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, तो सर को मैं ऑडियो पे लेके देखता हूँ। गाइस विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। आप लोग बस हैंग इन देयर। विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। 5:07 हो रहे हैं। आई थिंक बाय 5:10 वी शुड किक किक दिस ऑफ। आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड विल लेट पीपल ज्वाइन। ओके। हेलो हेलो आप लोगों से। जय सर, शुभम सर, यस हेलो सर। सर। सब लोग इतने बिजी चल रहे हैं, हाँ। शुभम सर मिला कहाँ नहीं हो यार, गुम हो गए सर। कहाँ गुम हो होते। गए हो सर? यही है सर, यही है। अब तो ब्रिज बैच शुरू होगा। अब जानदार शानदार तरीके से बस यही है। राइट। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। और विशाल सर भी जुड़ जाएंगे अपने साथ में। परफेक्ट। ऑलराइट, परफेक्ट। सो शुभम सर, यू टेक चार्ज, आप करो शुरू। करते हैं सर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सबसे पहले बोल दो जय श्री राम, ठीक है? चलो गाइस। तो सर, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस ब्रिज बैच। एंड क्या है ब्रिज बैच, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग सब आपको मिलकर के थोड़ी देर में बताएंगे। पर आज एक इंट्रो सेशन है और जय सर का बहुत स्पेशल सेशन है आज। पर ये जो ब्रिज बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि वो क्लियर हो जाएंगे और वो लोग आगे आगे इंटर का जर्नी शुरू करना भी चाहते हैं बिना शुरू किए। तो वो हम लोग आप लोगों के लिए करके देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने एज अ टीचर हमने देखा है कि जब एक बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होता है और वो इंटर में आता है, तो उसके मन में शुरू के 10 दिन तक इतने क्वेश्चंस होते हैं, वो इतना उलझा हुआ होता है कि उसको सुलझाने में हमको 10 से 15 दिन लगते हैं। सो वी रियलाइज वाई स्पेंड दिस 10-15 days आफ्टर द रिजल्ट। कोई बड़ी बात तो है नहीं है। व्हाई नॉट स्पेंड दिस बिफोर द रिजल्ट्स, एज सुन एज द रिजल्ट्स आर आउट, नेक्स्ट डे से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो हमने उस थॉट प्रोसेस के साथ इस ब्रिज बैच का कॉन्सेप्ट लाया है। और मैं आप लोगों को बताते हुए आई एम वेरी प्राउड दैट दिस इज ब्रिज बैच 3.0। मतलब ये हमारा थर्ड ब्रिज बैच है हम सारी फैकल्टीज का। और ये इससे फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है।
सबसे बड़ी बात इस ब्रिज बैच के बारे में ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिफोर आई पास दिस ऑन टू जय सर, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। फ्री इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी बस कॉस्ट है। इसकी वैल्यू आप लोग खुद डिसाइड करना जब आप एक बार सारे सेशंस अटेंड कर लो। जब आप जय सर से एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायंस के प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन करके समझना सीख जाओ, जब आप मेरे से सत्यम स्कैम के बारे में और बहुत सारे अदर लॉ के प्रोविजंस के बारे में सीख जाओ, और जब आप रवि सर से बहुत सारी नई नई चीजें सीख जाओ, तब आप इसकी वैल्यू डिसाइड करना, अभी नहीं, राइट? सो व्हेन वी आर गिविंग इट फॉर फ्री, sometimes what happens is you think, take it casually, you tend to take it casually. Don't let that happen, because this is very important for you guys and it is very, हम लोगों की बहुत एफर्ट जाने वाली है इसमें, ठीक है? अब दोस्तों, आई वुड, अभी तो जय सर और रवि सर फोन में बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक और बात जाते जाते बता दूं। नहीं, मैं नहीं, अपने आप को, हाँ। आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वो जूम पे योर सीए बड़ी आ रहा है, मैंने देखा नहीं। सो माय नेम इज सीए शुभम सिंगल। आई हैड क्लियर्ड माय सीए फाइनल बैक इन November 2018 एंड आई हैव बीन टीचिंग एवर सिंस देन। सर हो गया सर, मैंने बहुत बोल लिया, अब आप बोलिए प्लीज। अरे मेन चीज तो बोली नहीं सर आपने, हाँ, क्या? AIR 4 सर। अरे सर। वो मैं रवि सर को मैसेज कर दूंगा सर, आप बोल दो प्लीज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सर ने जो नहीं बताया वो मैं बता देता हूं। शुभम सिंगल सर इज ऑल इंडिया रैंकर, ऑल इंडिया रैंकर 4 रह चुके हैं सीए फाइनल में। तो डेफिनेटली आपको एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा शुभम सर से जब आप पढ़ोगे और उनकी बातें सुनोगे, और एक अच्छा गाइडेंस तो डेफिनेटली मिलेगा। तो ये तो शुभम सर के बारे में जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ let me talk about myself. First of all, myself CA Jay Chawla, or faculty for advanced accounting in your CA intermediate as well as financial reporting in CA final. So guys, what is this bridge batch? See, you have 15 days अभी, approximately 15 days अपन बोल सकते हैं तुम्हारे रिजल्ट में हैं। अब ये 15 दिन को तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। अब घूमना फिरना तो डेफिनेटली तुम डिजर्व भी करते हो, बिल्कुल डिजर्व करते हो। पर अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि यार 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अगर तुम थोड़ा सा इंटर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ले लोगे ना, तो तुम्हारा पता है क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जब रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जब तुम अपने रेगुलर क्लासेस प्रॉपर शुरू करोगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें ना नयापन नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात इस ब्रिज बैच की ये है कि तुम्हें नयापन नहीं लगेगा, तुम पहले से ही सब्जेक्ट के साथ पहले से ही कंफर्टेबल हो जाओगे। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्रिज बैच ज्वाइन किया था, उनका यही कहना था रेगुलर बैच ज्वाइन करने के बाद, चाहे वो फेस टू फेस में ज्वाइन किए थे चाहे वो ऑनलाइन कर रहे थे, उनका यही कहना था कि सर ब्रिज बैच से बहुत फायदा मिला। शुरू के पहले दिन से ही हमें समझ में आ रहा था, हमारी जो ट्यूनिंग थी विशाल सर से, शुभम सर से, आपसे, बाकी फैकल्टी से, रवि सर से, कि सर पहले दिन से ना हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो ये पहला फायदा है ब्रिज बैच का। दूसरा फायदा क्या है? देखो यार, यहां पर हम आपको 1 से 1.5 घंटा रोज का दे रहे हैं। अब आपको जो 1 से 1.5 घंटा रोज का दे रहे हैं, तो आप इसको, जैसे शुभम सर ने आपको बोला कि भाई आप इसको एज अ फ्री की तरह फ्री मत मानो। वाई इट एज अ कॉस्ट? बिकॉज हम अपनी तरफ से जो भी पूरा एक्सपीरियंस हम हमारा जो है इंटर में, कैसे हमें स्टार्ट बच्चों को करवाना चाहिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसा मत सोचना कि इस बैच में पढ़ाई नहीं होगी, ये बिल्कुल मत सोचना कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई भी होगी। बेसिक लेवल पर कुछ कुछ चीजें ऐसी समझाई जाएंगी जो हमें पता है कि आप शायद फाउंडेशन में मिस करके आ गए हो। शायद फाउंडेशन में आपका वो चीज छूट गई थी, जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, शायद कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन में वो चीजें छूट गई थी, जो मैं आपको यहां पर ब्रिज बैच में करवाऊंगा। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू विल सेव योर टू मच टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट योर रेगुलर क्लासेस। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रिज बैच। दो फैकल्टीज और हैं आपके सामने, सीए विशाल भट्टर सर और रवि टाउरी सर। तो डेफिनेटली पहले आप उनसे भी बात करो, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। विशाल सर। यस दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जैसे जय सर ने कहा आपको ब्रिज बैच का क्या आपको इम्पोर्टेंस है, और यहाँ पे शुभम सर ने भी आपको बताया। दोस्तों लास्ट टाइम भी हमने ब्रिज बैच लिया था, और इसका जय सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। जनरली क्या होता है कि जब आप रिजल्ट लगता है, रिजल्ट के 7 दिन बाद बैच ज्वाइन करते हो, तो आपके पहले 15 डेज सब्जेक्ट से कनेक्ट होने को लग जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप, अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग
पहले से ही अगर स्ट्रांग रही और पहले दिन से ही आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहो, तो आपका जो टाइम पहले इनिशियल पीरियड का टाइम रहता है 15 to 20 डेज, वो वेस्ट नहीं होता है। और हमारा ब्रीज बैच का ऑब्जेक्ट ही ये है कि आपको हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, सो दैट कि जैसे ही रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाए तो आपको कुछ कुछ नया ना लगे, और आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी जो है फर्स्ट डे से ही ओके एग्जाम के हिसाब से किस तरह से पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से ब्रिज बैच आपको हेल्प करती है। जैसे मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो होता है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और फर्स्ट डे जब आप बैठते हो टैक्स में, मतलब मे बी इनकम टैक्स या मे बी जीएसटी के लिए, तो आपको 5-6 दिन सब्जेक्ट क्या है यही समझने में टाइम लग जाता है, और फिर बाद में आपकी जो है यहाँ पे ग्रिप आती है सब्जेक्ट पे। लेकिन ब्रिज बैच जो है, ये आपको पहले उसका बेस तैयार करेगी, पहले उसका फाउंडेशन तैयार करके देगी, सो दैट कि आप जब पहले दिन बैठोगे तो यस आपको कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आसान है, हम इसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो यस, ये ब्रिज बैच का आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट की, जीएसटी की। जीएसटी में मैं आपको ओके थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि ये जो आपने सुना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारी चीजें क्या होती है। तो हमारे बीच बैग में एक सेशन होगा जीएसटी का, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा कि ये जीएसटी आया कैसे, 2017 में गवर्नमेंट ने सोचा कैसे कि जीएसटी लाएंगे, पहले क्या प्रॉब्लम्स होते थे, और जीएसटी आने के बाद क्या बेनिफिट्स हुए। तो ये सारा डिस्कशन हमारे सेशन में होगा, तो डेफिनेटली आपको ये ब्रिज बैच जो है बहुत हेल्प करेगी। यस रवि सर। यस दोस्तों, एग्जाम्स खत्म हो गई है, आप लोग रिलैक्स कर रहे होंगे, खूब सारा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं बच्चों की जितना जल्दी आप शुरू करोगे, जितना जल्दी आप चीजों को शुरू करेंगे, उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर फाउंडेशन से इंटर अलग कैसे होगा, न्यू कोर्स में 6 सब्जेक्ट्स है, पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, कितनी डिफिकल्टी होगी, हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमने फेस टू फेस क्लास करना चाहिए, हमने ऑनलाइन क्लास करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। आप लोगों के मन में ये भी होगा कि सर रैंक कैसे लाना चाहिए, कैसे, ठीक है, 80 पार जाना चाहिए सब्जेक्ट्स के अंदर। ये बहुत सारे सवाल आपके होंगे। और बच्चों, हम लोगों ने जब से ब्रिज बैच का कॉन्सेप्ट लाया है, एज कर 3.0 ये बैच है, बच्चों ने इसमें जुड़कर बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और बहुत कंफर्टेबली अपनी इंटर की जर्नी को एक हेड स्टार्ट दिया है। तो बिल्कुल ये मौका है हम लोगों से इंटरेक्ट करने का, हमसे बातचीत करने का, आपके मन के सवाल सारे क्लियर करने का, और हर सब्जेक्ट का एक बेस बनाने का। ठीक है, आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स का आपका बेस बनेगा। सभी लोग, सारे प्रोफेसर्स आकर आप लोगों से मिलेंगे, ये 15 दिन में एक बेस क्रिएट करेंगे। मैं आप लोगों को ऑडिट में किस तरीके से स्कैम्स होते हैं वो शेयर करूंगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लूप होल्स क्या होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ्री में अगर आप लोगों को मूवी देखनी है तो आज आप कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हनुमान फ्री में देखना है आपको तो मैं आपको बताऊंगा हनुमान फ्री में कैसे देना है। देखिए, नॉलेज दो धारी तलवार है, इसको अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम अच्छे के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर फन कि कैसे नॉलेज को यूज करके आपकी शॉपिंग भी फ्री में हो सकती है। और सीए का ये नॉलेज बहुत काम का होता है, सिस्टम्स का। तो ये सारी बातें आपके साथ में शेयर हम लोग करने वाले हैं। मुझे लगता है कि रोज आपने 5 से 6 का जो टाइम है ये आपने फ्रीज कर लेना चाहिए कि भाई इसमें तो हमको भरपूर नॉलेज भी लेना है, कंफर्टेबल भी होना है, और एक हेड स्टार्ट देना है आपके सीए इंटर को। बच्चों, आपके जो चैट है, चैट के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया है, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी अभी शेयर कर दिया जाएगा। दोनों जरूर आप एनरोल करिए। माना कि हम लोगों ने इसको विदाउट एनी कॉस्ट रखा हुआ है, बट देन जो फैकल्टीज आपके सामने हम सब लोग हैं, ठीक है, अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम, बहुत वैल्यूएबल टाइम, अपनी बैचेस, अपने नोट्स, अपने डाउट सेशन, क्यूएनए, ये सब कुछ साथ में मैनेज करके आपका ब्रिज बैच ले रहे हैं। इस पर रजिस्टर हुई है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज भी रहने वाले। हम आपके बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है कि कैसे आप आपके टैलेंट को बता सकते हो, कैसे आप, ठीक है, अब वो सरप्राइज हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे टैलेंट को यूज करके आपको इंटर में और फायदा हो सकता है। करेक्ट, वो आगे हम लोग और बताएंगे। बट देन
जो चैट में आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप, और अभी रजिस्ट्रेशन भी डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, वो जरूर जरूर ज्वाइन करें। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर ज्वाइन करें, मिलकर एंजॉय करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता लाइफ इज अ रेस, मैं सिर्फ भागूंगा, मेरे दोस्त नहीं भागने चाहिए। हमने तो सीए में ऐसा देखा है कि इट इज अ ग्रुप गेम, पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ सीए बनता है। तो पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ सीए बनता है। आइए साथ में मिलकर एक बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, जहां पे नॉलेज जबरदस्त फ्लो हो रहा है, बहुत प्यारे डिस्कशंस हो रहे हैं, बढ़िया स्ट्रैटेजी बन रही है, बढ़िया आपका प्लान बन रहा है। और नवंबर की एग्जाम्स के लिए हम लोग जबरदस्त तैयारी करें कि नवंबर 24 विल बी ट्रेमेंडस फॉर यू। मैं बोलता हूं कि आप लोग बहुत लकी हो, आपको सीए न्यू कोर्स का सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा। पहला अटेम्प्ट थोड़ा मन में, सबके मन में होता है कि कैसा होगा नया अटेम्प्ट का। तो May 24 के पेपर्स और अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर, और हमको तो पता होता है 90% क्या होने वाला है, लेकिन 10% भी जो चीज होती है वो भी और क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड यू विल बी मच मच बेटर प्लेस्ड कि ये नए कोर्स को हम लोगों ने और कैसे आगे प्लान करना चाहिए। हमारे सभी प्रोफेसर्स ने नए मॉड्यूल्स को देखकर पूरे के पूरे अपने नोट्स को चेंज किया है, इम्प्रोवाइज किया है। क्वेश्चन बैंक, इनफैक्ट जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न भी है, एमसीक्यूज, इन सबको ध्यान में रख के ये भी उसको इम्प्रोवाइज हम करते हैं। सो गाइज, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। एंड अब आप लोगों के मन में जो सवाल है, बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ, दिख भी रहे हैं मुझे, हम लोगों को दिख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। जो भी आपके सवाल होंगे मैं बोलूंगा जरूर हम लोगों से पूछे। और जब तक हम ये सवाल लेते हैं सर, मैं हमारे हमारे तरफ से और जय सर की तरफ से खास करके सारे स्टूडेंट्स को ये कमिट करना चाहता हूँ कि हम लोग शाम को 5 बजे शार्प ये सेशंस शुरू करेंगे रोज। ठीक है। और 1 सवा घंटे का सेशन होगा ये, और जिसमें हम लोग रोज शाम को 5 बजे, तो आप लोगों को 5 बजे फिक्स रखना है, एकदम 5:30 नहीं, कुछ नहीं, 5 बजे हम लोगों के सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आ जाएंगे। ये मैं हम सबकी तरफ से आपको कमिट करता हूँ, है ना जय सर? शुभम सर, ये मैं क्या जय बात सर है, को इसलिए आप छेड़ खुश रहा हो? हूँ, मैं जय सर को इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि सर की ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट था शेड्यूल मैनेज करना कि जय सर की क्लास खत्म होती है 4:45 को, और ये वो क्लासेस है जो सुबह से लेकर के फाइनल की, फिर दोपहर को इंटर की, और उसके बाद शाम को सर जब फ्री होते थे हमने देखा फ्री हुए डालो एक बैच यहाँ पे, तो हमने सर को ऐसा 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है सर को, तो इसलिए सर के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फिर भी देखो सर 5 बजे शुरू कर देंगे अपना सेशन। सही है, आपने ये बोल के ना मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी डाल दी सर। और खुद के ऊपर भी। सर एक करेक्ट। एक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पूछता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। विशाल सर, जैसे बच्चों का ये क्वेरी है कि जो अभी हम लोग बेस तो बना लेंगे, हमारी रेगुलर बैच कब से शुरू होगी? नॉर्मली रेगुलर बैच जो स्टार्ट होती है जिस दिन भी आपका फाउंडेशन रिजल्ट आता है, वहां से 7th डे को रेगुलर बैच वो फिक्स होता है। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आया वहां से 7th डे हमें पूरी तैयारी कर लेनी है कि हमारे बैच की। तो रेगुलर बैच का ये शेड्यूल नॉर्मली होता है। और रिजल्ट टेंटेटिवली कब आएगा सर? एक्सपेक्टेड डेट, मतलब कोई इस गेस? बार एक्सपेक्टेड है कि 10 to 15 फरवरी के बीच में रिजल्ट आएगा, यानी अराउंड 10 to 15 फरवरी के बीच में एक ऐसा एक्सपेक्टेड है। और कुछ यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर से भी बात हुई है, तो ये इन बिटवीन डेट जो है आपका रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड है। परफेक्ट। सो टेंटेटिव डेट है, अगर लेट्स से 12, अगर एवरेज ले ले तो आप 7 दिन यानी कि 19 से मैक्सिमम 20 तारीख तक आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हमारी क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगे। बट गाइस, दिस जो चैट में आप लोग पूछ रहे हो उससे ज्यादा मैं आप लोगों को बताऊं कि दिस इज लेस अबाउट क्लासेस, दिस इज मोर अबाउट, अभी जयसर का सेशन शुरू होने वाला है। बिफोर दैट हैपेंस, मैं एक बार चाहता हूं कि हम सारे फैकल्टीज एक एक बार की हाईलाइट्स कर दें जो हम लोग आगे ब्रिज बैच में लेने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए इस बार स्पेशल होने वाले हैं। जैसे कि रवि सर ने अपना बताया कि वो कुछ आपसे ऑडिट के लूप होल्स शेयर करने वाले हैं। तो जैसे मैं बता दूं, मैं आप लोगों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट विद, कल का सेशन हमारा होगा, उसमें हम सत्यम स्कैम डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, बहुत बार ऑडिट में भी ये होता है, अकाउंट में भी होता है, लॉ में भी होता है, टैक्स में भी होता है, हम कह देते हैं कि सत्यम स्कैम में पता है ऐसा ऐसा हुआ था, पर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है सत्यम स्कैम क्या होता है। उस समय वो कहते रह जाते हैं सर बताओ बताओ, पर इतना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होता है कि तब ये सब एक्स्ट्रा बातें नहीं होती जो अब हो सकती है। तो जैसे हम लोग सत्यम स्कैम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे सर आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? राइट, सो मैं दो चीजों पे फोकस करूंगा ओवरऑल ब्रिज बैच में।
मैं फोकस करूंगा सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग जरूरी है, फाउंडेशन लेवल पे जो पता होना चाहिए। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझाते हैं, अकाउंट्स की बातें करते हैं, तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, वो रिलायंस कंपनी ऐसा करती है, अडानी की कंपनी ऐसा करती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वो इमेजिनेशन कर ही नहीं पाते। उनके मन में ऐसा आता है कि यार ये बोल तो रहे हैं, पर हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, हमने तो कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे ही नहीं कि होते क्या है। एनुअल रिपोर्ट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं, उसके अंदर की चीजों को समझा कैसे जाता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो वो सारी बातें मैं आज के सेशन में डेफिनेटली करूंगा, जहां मैं रिलायंस की अभी अपडेटेड एक बैलेंस शीट, P&L नोट्स टू अकाउंट्स आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा कि कैसे इंटरप्रेट की जाती हैं, और एएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। सो यस दोस्तों, जहां तक जीएसटी का मैंने आपको बोला कि जीएसटी का हम जो सेशन लेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा कि जीएसटी इंडिया में क्यों लाया गया, क्या उसके पीछे रीजन थे, क्यों न्यू मैकेनिज्म 2017 में सोचा गया, और अभी जीएसटी का क्या करंट स्टेटस है। और जीएसटी की केस स्टडी तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे तब तो और मजा आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रोविजंस आपको समझना जरूरी है। तो अब जीएसटी में इस तरह का एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ऑडिट में जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े स्कैम्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स कैसे होते हैं, 2 से 3 इतने जबरदस्त स्कैम हम डिस्कस करेंगे ताकि हम समझे स्कैम कैसे किया जाता है, उसको कैसे पकड़ना, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बड़े लेवल पर मैनिपुलेट किया जाता है और हजारों करोड़ के फ्रॉड हो चुके हैं। इसके अलावा कैसे कंपनियों के अंदर, ठीक है, थोड़े थोड़े पिलफरे चोरियां कैसे होती है, सिस्टम में कैसे खामियां होती है, वो भी हम देखेंगे। तो हमारा फोकस रहेगा, मैं आपको रूबरू कराऊं एक्सटर्नल ऑडिट से, इंटरनल ऑडिट से, और एक बेस बनाऊं ऑडिट के सब्जेक्ट का, जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट आए कि यार ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, इसमें मुझे एक्सपर्टीज करना है, इसमें मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये तो कंटेंट हम लेंगे ही, लेकिन ये जो इंटर की जर्नी में कैसे प्लानिंग करना, कैसे शेड्यूल बनाना, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उससे कैसे आपने कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए, इसके बारे में कंटिन्यूस आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। सर अब एक मैं और तो बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपका सवाल होगा कि क्या ये चारों सब्जेक्ट पे बात होगी कि इसके अलावा भी होगा। सो डेफिनेटली बाकी अदर फैकल्टीज भी आपके साथ जुड़ेंगे, कॉस्ट पे भी फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे, एफएम के फैकल्टी भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो डोंट वरी, आपके साथ बाकी फैकल्टीज भी जुड़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की बातें भी होंगी। आपको एक कंप्लीट शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि जो शाम को 5 बजे का टाइम है, किस दिन किस फैकल्टी की क्लास होगी वो आपको बता दिया जाएगा। स्टार्टिंग का जो आज का पहला लेक्चर है, हम स्पेशली इसको यूट्यूब पे ले रहे हैं, ताकि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक भी ब्रिज बैच के बारे में नहीं पता है बट दे वांट टू ज्वाइन इट, तो वो भी एटलीस्ट इस ब्रिज बैच को ज्वाइन कर सकें। इस वाले YouTube के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंडेटरी जाना है, जहां पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिलेगा। सो दैट, अच्छा, इसमें आपका क्या काम है, आप जो जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, आपका काम यह है कि आपको अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना है कि भाई ये ब्रिज बैच बहुत जरूरी है और उनको भी ज्वाइन करवाना है। डेफिनेटली आप 4-5 ग्रुप्स में रहोगे, आप किसी न किसी बच्चों के ग्रुप्स में रहोगे जिसमें आपको बताना है उनको। और ना सिर्फ चारों सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बेसिक्स लिए जाएंगे। राइट सर? बिल्कुल सर, मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। रिलायंस मतलब जो कंपनी हर क्वार्टर में 20,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाती हो, सिर्फ 20,000 करोड़ उसकी बैलेंस शीट आप डिस्कस करने वाले हो। सो दैट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर एक्साइटिंग। सो और कोई स्टूडेंट्स के कोई अगर स्पेशल डाउट्स हो शायद हम तो? रवि सर, ये ये डिस्कशन शायद बच्चों को इसके लिए भी हेल्प करेगा। हाँ जय सर कंटिन्यू करो। यस। करेक्ट। तो जय सर, आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि 20,000 करोड़ की कंपनी जो यहाँ प्रॉफिट बनाती है, तो आपने भी सोचना चाहिए कि 20,000, आपने भी जो देखेंगे कि 20,000 करोड़ कैसे बना जाते हैं। नहीं, हाँ? आज इनको बच्चों को ये सीखना है कि 20,000 करोड़ की कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसको उठाया जाता है साथ में, और उसको 20 को 40 कैसे करवाना है, वो हम सब मिलके उनको बताएंगे। आप एक बार बच्चों का हाँ चैट देखो, हाँ। कहते हैं वो सब छोड़ो सर, ये बताओ दो तीन यस हजार यस। करोड़ का स्कैम कैसे करते हैं। तो हम लोग करके निकले, अभी आप लोग सबको पढ़ाते रहो टीचिंग भाई, वीचिंग, हम स्कैम सब करके निकल रहे हैं। सबको फटाफट पैसा चाहिए एकदम, बस फटाफट
हाँ, हाँ बैंक अकाउंट में भर दो सीधा। तो सर, मैं रवि सर, बताऊंगा, विल यू मैं टेक? बताऊंगा, नहीं नहीं, मैं गड़बड़ ये बताऊंगा। हो जाएगी, क्या जय सर का सुनने के बाद अपना सेशन, जय सर का पहला सेशन सुनने के बाद अपना सेशन कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि 2-3 हजार करोड़ कैसे कमा लिए जाते हैं। नहीं सर, फिर हम और बड़ा बताएंगे, 5,000 करोड़ वाला। सर, रवि सर, बच्चों के दो तीन डाउट्स ऐसे हैं कि डायरेक्ट एंट्री वगैरह का क्या है और बाकी कुछ चीजें हैं, तो आप लेना चाहते हो क्या कुछ डाउट्स? बच्चों, ये जो हमारी बैच शुरू होती है, यहाँ पे बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। वो अकाउंट्स हो, आपका आईडीटी हो, डीटी हो, लॉ हो, कॉस्टिंग हो, एफएम हो, ठीक है, सारे एफएम एसएम हो, सब कुछ बहुत बेस से पढ़ाया जाता है। जिसमें अगर बच्चा डायरेक्ट एंट्री से भी आता है तो उसके लिए भी यही बैच है। ये सेम बैच फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ये सेम बैच डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए होता है। नए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छी चीज है, क्योंकि पहले डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, अब वो आर्टिकलशिप नहीं करनी पड़ती है। सो दैट इज अ बिग ब्लेसिंग। तो बिल्कुल आप भी इन लोगों के साथ में जुड़कर अपनी जर्नी को आगे लेकर जा सकते हैं, और बहुत अच्छा इसमें स्कोर आप भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए भी सेम है, और डायरेक्ट एंट्री में सिर्फ अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, अब आपको आर्टिकलशिप करने की जरूरत नहीं। करेक्ट। शुरू के 3 लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं, मैं एटलीस्ट वो आपको बता देता हूं। आज का पहला लेक्चर जो मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, फिर कल का लेक्चर शुभम सर का होगा, जो अपने उनके लॉ पर वो बात करेंगे और स्कैम पर बात, सत्यम स्कैम पर बात करेंगे। फिर उसके अगले दिन, मतलब जो तीसरा सेशन होगा, अगेन मैं आपके साथ वापस से जुड़ूंगा, जिसको लेकर मुझे आज के जो मैंने पढ़ाया होगा मैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। एंड देन उसके बाद फिर विशाल सर आपके साथ जुड़ेंगे, रवि सर जुड़ेंगे, और एक पूरा शेड्यूल, मतलब 3 क्लासेस के बाद का भी शेड्यूल कौन सा होगा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे। सर, संडे छुट्टी दोगे क्या? पर अभी आपको नहीं लगता 15 दिन सब बच्चों के लिए संडे संडे ही है? आपको नहीं लगता? नहीं, अभी दे देते हैं सर, क्या है, रिजल्ट आने के बाद मांगते हैं फिर अच्छा नहीं सही लगता है। है। तो अभी संडे छुट्टी दे देते हैं इनको। नहीं, 26 जनवरी और संडे छुट्टी रहेगा। 26 जनवरी भी विशाल छुट्टी सर ने रहेगा, कह दिया तो अभी विशाल छुट्टी सर रहेगी। ने बच्चों का पक्ष रखा। विशाल सर बोले, मैं बच्चों की तरफ से हूँ, तुमको मैं संडे की छुट्टी दिलवा के रहूंगा। संडे सर सर का ने ऑर्डर आ सैटरडे गया है। बोल दिया सर, 26 तारीख भी बोल दी। नहीं नहीं, सही है सर। अभी रियल, अभी जो एक्चुअल क्लास है वो शुरू होगी, उसके पहले बच्चे थोड़ा जी ले जिंदगी। चलो सर, आई थिंक जय सर, आई थिंक यू शुड बिगिन। विल प्रोबेबली, अगर कुछ और रहेगा तो कल हम लोग फिर से शुरू में कनेक्ट कर लेंगे, बट आई थिंक आपका सेशन शुरू करते हैं सर। श्योर यस, श्योर। यस। ऑल राइट सर, विल सो ड्रॉप। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक यू, फैकल्टीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर, ओके। बाय ओके, बच्चों, बाय। सी बाय यू। बाय तुम लोग एवरीवन, रहो, बाय। तुम लोग देखो, बाय सर। सो ऑलराइट गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आप सबके सेशन, ये जो पर्टिकुलर सेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैं आप सबको, सबका स्वागत करना चाह रहा हूं। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको एक बार वापस से बताना चाहता हूं कि हमने आज से शुरू किया है ब्रिज बैच। ये ब्रिज बैच क्या है? ये बेसिकली एक प्री रिजल्ट ब्रिज बैच है, जहां आप सभी बच्चे जो फाउंडेशन का एग्जाम्स अभी दिसंबर जनवरी में दे चुके थे, और अपने रिजल्ट के लिए जो आप अपना वेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर रिजल्ट में अभी टाइम है, अभी 15 से 20 दिन है, और क्यों ना उन 15 से 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। डोंट वरी, हम बहुत सारी पढ़ाई आपको नहीं कराएंगे, हम आपको पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस देंगे। हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। हम आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करेंगे, रिस्पेक्टिव फैकल्टी वाइज। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है आपको गाइड करने का कि ताकि आप वी स्मार्ट के फैकल्टीज को जानो, आप विशाल सर के बारे में जानो, आप रवि सर के बारे में जानो, आप शुभम सिंगल सर के बारे में जानो, आप बाकी फैकल्टी जो बीबी सर हैं, उसके अलावा कॉस्टिंग के फैकल्टीज हैं, उसके अलावा एफएमएसएम के फैकल्टीज हैं, और मेरे बारे में आप, हम सबके बारे में जानो, सो दैट आपको एक कंफर्ट जोन आ जाए। हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक बातें आपसे की जाएंगी, और ये सब कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए है। क्यों भलाई के लिए है? क्योंकि आपको पता है कि आप पास होने वाले हो, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आप पास नहीं होने वाले हो, तो भी क्या दिक्कत है? पता नहीं आपका रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, पता नहीं, बट फिर भी ये बैच मैं आपको बोलूंगा हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे के आया है। यहां पर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है
कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो मैं ये बैच करूं क्या, मेरा रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो मेरे लिए बैच काम का है क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तुम सीए कर रहे हो ना, तुम तो इस फील्ड में हो ना, तो तुम जब सीए कर रहे हो तो व्हाई यू आर लुकिंग इनटू द फाउंडेशन लेवल, है ना? वो तुम्हारे इकोनॉमिक्स में था ना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो तुम माइक्रो सेंस में मत देखो इस बैच को, तुम इसको मैक्रो सेंस में देखो। और मैक्रो सेंस में देखो मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि वेदर यू आर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर रिजल्ट और नॉट, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स गैदरिंग द नॉलेज। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? वो जो थ्री इडियट्स का जो रेंचो था ना, तो रेंचो बनना है यहां पर अपने को कि हाँ भाई जहां मौका मिल रहा है नॉलेज लेने का वहां से ले सकते हैं। अगर रवि सर आपको कुछ ऑडिट के कुछ स्कैम्स वगैरह आपको बताते हैं किस तरीके से कहां कहां कौन कौन से स्कैम्स होते हैं, आपको शुभम से सत्यम स्कैम बता रहे हैं, मैं आपको रिलायंस के स्टेटमेंट्स आपको दिखा के आपको कुछ अकाउंट्स की नॉलेज दे रहा हूं, विशाल सर आपको जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, और आप आपको नॉलेज ही मिल रहे हैं ना, क्योंकि आप सीए कर रहे हो। तो आप सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि जब आप सीए कर रहे होते हो तो आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में सबसे पहले सवाल यही आता है कि तू सीए कर रहा है ना, मुझे बता मेरा इनकम टैक्स कितना लगेगा, मुझे बता मेरा टैक्स में इतना प्रॉफिट है तो मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा। जानबूझ के वो साले उंगली करते हैं कि नहीं करते? मुझे जवाब दो जल्दी, मुझे मुझे जवाब दो, किस किस बच्चे ने ये फेस किया है ये चीज? और अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि अभी कुछ 2-4 महीने हो जाने दो, ये चीज ये सिचुएशन भी आप फेस करोगे कि आपके रिश्तेदार लोग भी आपका नॉलेज चेक करेंगे। यहां पर क्या होता है ना, जब हमारे पेरेंट्स लोग प्राउडली हमें इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे रिश्तेदारों के साथ, तो उस टाइम पर ना बोलते हैं कि ये देखो मेरा स्टूडेंट, ये मेरा बच्चा है, ये ना सीए कर रहा है। तो जैसे ही जो सामने वाली पार्टी होती है जिसको बताया जाता है उसको पता रहता है हाँ यार सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, तो वो क्या है थोड़ा सा ना, कुछ होते हैं जो उंगली करते हैं जानबूझ के। तो वो उंगली करने वाला अगर आपको मिल गया और अगर आपको नॉलेज नहीं रही तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि नहीं मैं तो फाउंडेशन में हूं, मेरे तो अभी तक सिलेबस में ही नहीं है। वो बोलेगा अरे क्या तू ऐसे जवाब दे रहा है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको जो समझा रहा हूं कि अभी आप ये मत सोचना कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव आने वाला है, वॉट एवर इट मे बी। आपको नॉलेज गैदर करना है, आपको जीएसटी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी, अकाउंट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपको ऑडिट की नॉलेज मिलेगी, लॉ की नॉलेज मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमें सीए इंटर को कैसे क्लियर करना है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सर यस, सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपके पास टेंटेटिवली 8 महीने का टाइम रहेगा सीए इंटर की पढ़ाई करने के लिए। अब पहले क्या होता था, ओल्ड सिलेबस के अंदर हमारे पास 8 महीने ही हुआ करते थे और सब्जेक्ट्स भी 8 हुआ करते थे। 8 सब्जेक्ट्स, लॉजिकली तो 8 से ज्यादा थे क्योंकि जैसे डीटी और आईडीटी एक ही के अंदर है तो वो दो अलग अलग सब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो टेक्निकली। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एफएम एसएम, वो दो अलग अलग सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ऐसे करके 8 महीनों में अब न्यू सिलेबस में आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट करने, मतलब 600 मार्क्स की पढ़ाई करनी है। अगर मैं 6 सब्जेक्ट ना बोलूं तो मैं एटलीस्ट आपको ये बोल सकता हूं कि आपको 600 मार्क्स का कोर्स कवर करना है, 600 मार्क्स का कोर्स कवर करना है, ठीक है। एग्जाम आपके नवंबर में होने वाले हैं, ये आप सबको पता है। आपकी किस्मत बुरी ये है कि आपके इस बार जो एग्जाम फाउंडेशन में हुए वो थोड़े से लेट हुए। लेट होने के कारण आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा। रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा तो आप कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन पीछे हो जाओगे, और वो हफ्ता 10 दिन मैं और बाकी सभी फैकल्टीज आपको यहां पर आपके कवर करवाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जब आपके रेगुलर क्लासेस होंगी तो हम बिल्कुल वहां पर हाई लेवल से शुरू करेंगे। वहां पर भी हमारा बेसिक लेवल ही रहता है, पर एट द सेम टाइम ब्रिज बैच में जो बच्चा पढ़ के हमारी रेगुलर क्लासेस करता है तो वो पहले दिन से जो वो खुशी का एहसास उसको मिलता है, और वो पता है क्या किस तरीके से वो सोचता है। जब फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे फैकल्टी के सामने बैठा हूं, मैं लैपटॉप पे उसके सामने बैठा हूं या फिर फेस टू फेस उसको देख रहा हूं, और मैं ब्रिज बैच करके आया हूं, मैं पास हो गया, मेरा इंटर का रिजल्ट आ गया, फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, मैं इंटर की बैच कर रहा हूं और फैकल्टी को सामने सुन रहा हूं, और फैकल्टी वही बातें बता रहा है जो उसने ब्रिज बैच में कुछ कुछ बताई थी डिटेल में। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? हाँ, मैं मुझे था, मेरे को तो पता है, मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, ऐसा। तो सोचो वो जो कॉन्फिडेंस उस मोमेंट पे तुम्हारे साथ होगा पहले दिन से,
तुम्हारी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, सोचो कितनी जबरदस्त तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो टशन मारोगे तुम बाकी लोगों के सामने, मेरे को पता है रे, देख ये अपन ही भगवान है, अपन ने ब्रिज बैच किया था भाई। तो ये बहुत सारी चीजें आपको तरीके से पता चलेंगी, राइट। मैं अभी कुछ लेवल पर आपके डाउट्स बीच बीच में लूंगा, बट अभी जो मुझे पहले आप सबको बताना है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा कंसंट्रेशन अभी उसी पे है। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं कहूंगा कि कंसल्टेशन के चार्जेस दो। बेटा वो कंसल्टेशन के चार्जेस आपको तभी देगा जब आपके पास डिग्री होगी। पॉइंट यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कंसल्टेशन भी आप मांगने की स्थिति पर नहीं रहोगे क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है ना। बट डेफिनेटली जब आप फ्री की एडवाइस उसको दोगे और अच्छी एडवाइस दोगे तो डेफिनेटली वो लोगों को आपके बारे में तारीफ जरूर करके जाएगा। वो आपकी फिलहाल फीस होगी सर न्यू। हाँ ठीक है, और क्या है सर, ठीक है। सो बाकी सारी बातें जो आपकी हैं आपको ओवर अ पीरियड ऑफ ब्रिज बैच आपको पता चलेगा। सर फेस टू फेस क्लासेस की फीस क्या है और ऑनलाइन क्लासेस की फीस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, ये धीरे धीरे आपको चीजें मालूम पड़ेगी। मैं अभी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अभी आप कंसंट्रेशन फेस टू फेस की फीस, हॉस्टल की फीस, ऑनलाइन की फीस, बुक का क्या रहता है, कितने महीने का कोर्स रहता है, इन सब के ऊपर आपको क्या लगता है क्या हम लोग तैयारी नहीं कर रहे? हमें पता है कि ये बेसिक क्वेरीज है और ये बेसिक क्वेरीज को एड्रेस कैसे करना है उसका हमारा एक अलग से सिस्टम है, प्रॉपर हमारा सिस्टम है। तो उस पे हम आपकी क्वेरीज अलग से करेंगे एंटरटेन, डोंट वरी। बट अभी आपको कंसंट्रेट करना है कि मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलिए आइए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, अब हमारा जो पेपर ये है एडवांस अकाउंटिंग, बेसिकली हमारा ये पेपर एडवांस अकाउंट्स का दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। आपने आप में से कौन से स्टूडेंट्स ने एएस करके सिर्फ नाम सुना है? शायद फाउंडेशन में, शायद डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने कॉलेजेस में, मतलब उन्होंने ड्यूरिंग द डायरेक्ट एंट्री पढ़ाई, मतलब उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के टाइम पर, ग्रेजुएशन के टाइम पर उन्होंने सुना होगा। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके नाम सुना है? कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ एएस के नाम भी पता है? चलो मैं चैट पे आपको कंफर्म देखता हूं कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एएस के बारे में पता है और एएस 1 2 3 क्या क्या होता है। मैं देखता हूं चैट में क्या रिप्लाई आता है, प्लीज करिए, रिप्लाई करिए। चलिए देखते हैं, रिप्लाई करिए। सो एडवांस अकाउंट्स में एक तो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अप्रोक्सीमेटली आपका 70% का होता है। 70% पोर्शन आपका कवर करता है, मतलब आप इसको 70 मार्क्स कह सकते हो। 70 मार्क्स कह सकते हो। नाम सुना है? सुना है, यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एएस के कुछ नाम भी पता है, एएस 1 क्या है, एएस 2 क्या नाम, उनके एएस 1 का नाम जैसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को पता है क्या एएस 1 के नाम क्या है? सुना है सर, एएस 26 गुडविल, एएस 7 3, एएस 26, एएस 4, एएस 2, वेरी गुड वेरी गुड। एएस 1 डिसोल्यूशन, ओ नालायक गधे, एएस 1 डिसोल्यूशन नहीं, एएस 1 डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर डिसोल्यूशन नहीं। चलिए, सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा अदर टॉपिक्स होने वाले हैं। अब जो ये अदर टॉपिक्स, जैसे ही कोई भी आपको बताना शुरू करता है ना या कुछ भी, तो ना पहली फीलिंग मन में आती है अच्छा अदर टॉपिक मतलब मिसलेनियस। नहीं नहीं, यहां पर गलती मत करना ये सोचने की कि अदर टॉपिक्स जो है वो मिसलेनियस कैटेगरी के, बिल्कुल नहीं। अदर टॉपिक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट अदर टॉपिक्स थोड़े से कम हैं। तो अदर टॉपिक्स और जो है वो उनका 30 मार्क्स का होने वाला है। अब मैं आपको ये अप्रोक्सीमेटली वेटेज बता रहा हूं। इसमें जो आपको एएस पढ़ाए जाते हैं, देर आर टोटल 27 एएस, कुल मिला के 27 एएस है। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो 29 एएस पता है। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, एएस की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो एंड होती है वो 29 पे ही होती है। आपने सही सुना है। पर इस 1 से लेकर 29 की सीरीज में बीच में दो ऐसे एएस थे जो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, एएस 6 और एएस 8।
तो AS6 और 8 डिलीट हो चुका है, उसकी वजह से अपन अब ये कह सकते हैं कि हम 29 में से 2 AS डिलीट हो गए, तो हमारे पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, सो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में है, पूरे के पूरे 27 आपको पढ़ाए जाएंगे न्यू सिलेबस के अंदर। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। ओल्ड सिलेबस में ऐसा नहीं था, ओल्ड सिलेबस में लिमिटेड एएस थे और अदर चैप्टर्स ज्यादा थे। अभी भी इंस्टीट्यूट को समझ में आ गया कि नहीं यार, इस बच्चों को एएस की नॉलेज देना ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, अभी मैं आपको रिलायंस का भी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, तो जितनी भी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, वो कंपनीज को एएस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, उन कंपनीज को एएस फॉलो करने के अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। बिना एएस फॉलो करने के वो अपने बैलेंस शीट P&L बना ही नहीं सकती। इवन जब आप सीए बन जाओगे, ऑडिटर बन जाओगे, तो आपको भी यही कहा जाएगा कि आपको कंपनीज के बैलेंस शीट P&L को चेक करना है एएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उनकी बैलेंस शीट P&L रिस्पेक्टिव एएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर यह बताना पड़ेगा कि देखो मेरे इस क्लाइंट ने एएस को ढंग से फॉलो नहीं किया है, और देखो इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पा रहे हैं। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? अब मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप बोलोगे सर ये क्या है सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। एक्चुअली आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? चलो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? आप में से कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? मुझे जल्दी बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, पर एटलीस्ट उनको पता है कि हाँ भाई शेयर मार्केट क्या होता है ना? उनको थोड़ा बहुत पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदने से क्या चीजें होती हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है शेयर मार्केट के थ्रू। ऐसे 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 कुछ लोग तो होंगे। अगर इन्वेस्ट नहीं भी करते होंगे तो उनको ये बेसिक चीज पता होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि बेटा तुम किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तुम अगर तुम्हें बोला जाए कि बेटा चलो ये बताओ कि तुम रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो तुम क्या सिर्फ नाम पे जाओगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले फैकल्टीज ने बोला कि 20,000 करोड़ का रिलायंस क्वार्टरली प्रॉफिट कमाती है, तो क्या तुम ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बस तुम इन्वेस्टमेंट कर दोगे? ऑब्वियसली तुम इसके और आगे बढ़ोगे भाई। जब तुम सीए बन जाओगे, जब तुम सीए बनो ना बनो यार, पर अल्टीमेटली जब तुम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हो, तुम एक बात बताओ ना, कल को मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे तुम अपना पैसा उधार दो, तो तुम मुझसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि सर आपको मेरा पैसा क्यों चाहिए, क्या करने वाले हो आप मेरे पैसे का? तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारे पैसे को अपने बिजनेस में लगाऊंगा और उससे पैसा डबल करूंगा, 25 दिन में पैसा डबल, फिर मैं तुम्हें पैसा लौटाऊंगा। तो तुम बोलोगे सर ये जो आप मुझे स्कीम दे रहे हो कि आप मेरा पैसा बिजनेस में लगाओगे और पैसा कमाओगे, मैं आपके ऊपर कैसे रिलाई करूं? आपके पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या हैं, आप मुझे ये बताइए। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करो, आप मेरी बैलेंस शीट देखो, आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिसाब से देखो कि मैं कितना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हूं। मेरी बैलेंस शीट में देखो मेरे कितने अच्छे अच्छे एसेट्स हैं जिनसे फ्यूचर में मैं और ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता हूं। बैलेंस शीट P&L के साथ साथ आप मेरी अदर रिपोर्ट्स को भी देखो, जहां मैंने अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बताए हैं कि फ्यूचर में मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाला हूं, आप उसके बेसिस पर मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। यही सिचुएशन जब ओरिजिनली ऐसा किसी कंपनी के साथ होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप कम से कम ये चाहोगे कि यार मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट को तो देख लूं, मैं उस कंपनी की P&L अकाउंट को तो देख लूं। अगर आज बायजूस कंपनी लिस्टेड हो जाए, है ना, आज अगर बायजूस लिस्टेड हो जाए, तो मुझे बताओ आप क्या बायजूस में पैसा लगाओगे? डेफिनेटली आप बायजूस में पैसा नहीं लगाना चाहोगे फिलहाल। तो क्यों? हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपको कि 4 लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर बायजूस के बारे में तो पता नहीं, हमने क्या क्या सुन के रखा है, हमने सुना है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। आप जानते हो बायजूस 22 बिलियन डॉलर, सॉरी $22 बिलियन की कंपनी गिरकर $3 बिलियन पे पहुंच चुकी है। अब तो और उसकी गिर गई है वैल्यू। मैंने बायजूस पे एक पर्टिकुलरली केस स्टडी मैंने बनाई है, इंस्टा पे डाला है। सो आप क्यों नहीं पैसा लगाओगे बायजूस के ऊपर? आपको कहा जाए कि भाई अभी बीच में आपने सुना था मामा अर्थ आपने सुना होगा प्रोडक्ट, है ना, शार्क टैंक वाली दीदी का प्रोजेक्ट, वो स्टार्टअप था। तो वो जो मामाज अर्थ का बीच में अभी आईपीओ आ रहा था,
पर आईपीओ कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्यों? लॉस मेकिंग कंपनी है। आजकल आप सुन रहे हो, अभी ओला का अभी स्टार्टअप है, जो ओला कंपनी है उसका आईपीओ आ चुका है। तो क्या है आईपीओ का, क्या हुआ, ओला का क्या हुआ बेसिकली? यार जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो और आपको पता है कि सामने वाली कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आप 4 बार सोचते हो कि यार मैं पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं उसमें बने रहना चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। और यहां पर उनके 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 क्या बोलते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको यह समझना पड़ता है कि यार एग्जैक्टली इस ये कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर अच्छा है कि बुरा है। और यहीं पर ऑडिटर का भी काम होता है लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना। अब ऑडिटर ही अगर कंपनी के साथ मिल गया और उसने एएस को फॉलो ना करवा के कंपनी की इच्छा के अनुसार बैलेंस शीट पीएनएल बनवा दी, तो लोगों को तो सही इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऑडिटर का काम यह है कि प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो करवाए, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो करवाए कंपनीज में, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जाए। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, आया समझ में कि नहीं? जिन बच्चों को ब्लर दिख रहा है ना, उनको शायद पता नहीं होगा कि YouTube में अगर आप चलते हुए लेक्चर के अंदर सेटिंग पे जाओगे, आप उस लेक्चर के अंदर सेटिंग पे जाओगे, तो आप पिक्चर क्वालिटी को इनहैंस करिए, एटलीस्ट 480p पर आप ये वीडियो देखिए, मिनिमम से मिनिमम 480p पर। क्या होता है, यूट्यूब कई बार बाय डिफॉल्ट 144p पे आपका लेक्चर प्ले करता है, तो इसीलिए आपको ब्लर दिखता है। तो जो ब्लर वाली जो बात कर रहे हैं कुछ बच्चे, वो कहीं ना कहीं शायद उनको सेटिंग में जाके ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे ब्रांच ब्रांच अकाउंट्स, जैसे बायबैक, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये 4 टॉपिक्स हैं और एक फ्रेमवर्क। ये 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स का अप्रोक्सीमेटली वेटेज 30 मार्क्स का है, 25 से 30 मार्क्स का मान के चलिए, और बाकी का वेटेज 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। ठीक है, आ रही क्या मेरी बात समझ में? बेटा क्लियर हुआ यहां तक? अब सर मैं आपको बोलूंगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपनी क्वेरी ना डाल के, ना पोस्ट करके अभी कंसंट्रेट करिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले मैं आपको आज रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाऊंगा। ये आपको सामने रिलायंस की बैलेंस शीट दिख रही होगी, ये रिलायंस की ही बैलेंस शीट है। मैं आपको आज रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रिलायंस की बैलेंस शीट, पूरी एनुअल रिपोर्ट है रिलायंस की। ठीक है, और ये उनकी एनुअल रिपोर्ट में सब कुछ है। बैलेंस शीट पेंडल तो एक हिस्सा है सिर्फ, पर बहुत सारी और चीजें भी हैं जो मैं आज आपको पूरी तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, पर जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर भी मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, बट ये समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक्स तो देना पड़ेगा ना, है ना? मुझे आपको बेसिक्स तो देना ही पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर चैप्टर के अंदर तो कुछ और चैप्टर भी है, अमेलगमेशन भी है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, कैश फ्लो भी है। सर उन सबका नाम एएस के अंदर मैंने डाल दिया। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है, पर वो एएस 3 के अंदर कवर होता है। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज एक चैप्टर है, वो एएस 14 के अंदर कवर होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चैप्टर है, पर वो एएस 21 के अंदर कवर होता है। तो वो सब एएस के थ्रू कवर्ड है बेटा, है ना? तो इसीलिए हम उनको चैप्टर्स के अंदर कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। आई बड़ी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो यहां पर 4 बहुत जरूरी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है मेजरमेंट, एक होता है प्रेजेंटेशन, और एक होता है डिस्क्लोजर। सर ये 4 चीजें क्या है, ये तो बता रहा हूं मैं आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम है इन 4 बातों पे फोकस करना।
जो बच्चे सिंसियर हैं प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, सिंसियरली मेरी बातों को सुनिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम है इन 4 बातों पे फोकस करना। जो वादा आपको किया गया है कि ब्रिज बैच में आपको दिया जाएगा, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, वो वादा हम निभा रहे हैं, पर आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरों की चैट देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो चैट ऑफ कर दो, आप चैट हटा दो, ठीक है। चलिए, एएस का काम है इन 4 चीजों पर फोकस करना। आप सबने बेसिक्स फाउंडेशन लेवल पर, डायरेक्ट एंट्री लेवल पर क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि हम अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यही पढ़ा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मैं आपसे लोन ले रहा हूं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैं आपको गुड सेल कर रहा हूं, आप मुझसे परचेज कर रहे हो, तो सेल परचेज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैं आपसे पैसा बाद में लूंगा, तो बाद में लूंगा तो आप मेरे डेटर बन गए, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो अकाउंट्स में हमें क्या सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जब तक आप फाउंडेशन लेवल पर थे, आप इंस्टीट्यूट का मेजर फोकस ये था कि बस बच्चों को यह बता दिया जाए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है। अब आप क्योंकि इंटर लेवल पे आ गए हो, तो इंस्टीट्यूट का फेक फोकस ना सिर्फ रिकॉर्डिंग पर है, पर और भी बहुत सारी चीजों पर है। सबसे पहले रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इवेंट भी तो होता है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हमें पढ़ाया गया था। तो हाँ, इवेंट्स मतलब अगर मान लो आपको कोई लॉस हो गया, ठीक है ना, आपका कोई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, गुड्स जल गए, गुड्स का सड़ गए, तो वो तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तो इवेंट है। बिल्कुल, अगर वो इवेंट फाइनेंशियल नेचर का है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इवेंट्स ऑल्सो। सो रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। बट सिर्फ इतनी बात ही नहीं है, ये तो आपको फाउंडेशन लेवल पर भी समझाया गया था। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि फाउंडेशन लेवल में आपको बिना एएस रिफर किए आपको बस बताया गया था कि भाई डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। पर आपसे कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई थी कि जो तुम डेबिट क्रेडिट कर रहे हो वो एएस के हिसाब से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कर रहे हो तो वो एएस के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और किस तरीके से तुम डेबिट क्रेडिट कर रहे हो जिससे बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन सही मिले। अरे एंट्री तो मैं कोई भी एंट्री डाल सकता हूं घुमाने वाली, ताकि लोगों से मैं इंफॉर्मेशन छुपा सकूं, पर सिर्फ एंट्री करना इज नॉट रिक्वायर्ड ना। अब हम फाउंडेशन से इंटर में आ रहे हैं, तो अब हमें 4 बातों पे समझना पड़ेगा कि एंट्री को सही एंट्री, ठीक एंट्री कैसे करी जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए, ये आपको पढ़ाया जाए। तो क्या डिफरेंस है फाउंडेशन और इंटर में? फाउंडेशन में बस एंट्री ये होती है डेबिट बराबर क्रेडिट, बस। अगर एएस को ध्यान रखा जाए तो फिर डेबिट में भी तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, क्रेडिट में भी तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो एएस को अगर ध्यान रखा जाए तो एंट्री कौन सी होनी चाहिए, डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए, वो मैटर करता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। बायजूस, सबने नाम सुना है? बायजूस ने क्या किया आप जानते हो? बायजूस ने एक कोर्स बेचा। अब मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, कंप्रेस करके पूरी केस स्टडी को। बायजूस ने एक कोर्स बेचा। वो कोर्स 3 इयर्स का कोर्स था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव आईआईटी की तैयारी, मान लो ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 साल का कोर्स बेचा, और 3 साल का कोर्स बेच के उन्होंने फीस इकट्ठी रिसीव कर दी। मान लो टोटल फीस उन्होंने रिसीव कर दी, टोटल फीस रिसीव कर दी लेटेस्ट से 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस उन्होंने टोटल फीस रिसीव कर दी। अब ये 3 लाख रुपए मैं आपसे जानना चाहता हूं,
1 साल के हैं कि 3 साल के हैं? मैंने आपको बोला टोटल फीस उन्होंने 3 लाख की रिसीव कर ली, जिसमें वो 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब आईआईटी के प्रिपरेशन, 11th 12th एंड आईआईटी प्रिपरेशन ये करवाएंगे। तो ये पूरे कोर्स की 3 लाख की फीस है। आप जानते हो कि इन्होंने जब फर्स्ट ईयर में ये 3 लाख रुपए कलेक्ट किए तो उन्होंने एंट्री क्या की? उन्होंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीस, मान लो बैंक में उनके पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीस टू सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू बुक कर लिया 3 लाख रुपीस। अब ये एंट्री डेबिट क्रेडिट हो गई एंट्री, ये है आपका फाउंडेशन लेवल। पर क्या ये एंट्री यही होनी चाहिए या फिर एंट्री कुछ और होनी चाहिए? ये आपको सिखाया जाता है एएस के लेवल पर, इंटर लेवल पर। तो बायजूस ने क्या ये सही एंट्री की? नहीं, ये सही एंट्री नहीं की। अब एंट्री तो हो गई, डेबिट बराबर क्रेडिट तो हो गया, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगा, तो मजा आ गया? ऐसा नहीं। आप जानते हो बायजूस ने सबसे बड़ी गलती क्या की? बायजूस ने अक्रूवल कंसेप्ट को इग्नोर किया। और अक्रूवल कंसेप्ट को इग्नोर क्या किया? अगर 3 लाख रुपए की वो फीस ले रहा है तो उसको ये 3 लाख रुपए की फीस को 3 साल में अपोर्चन करना चाहिए। पहले साल 1 साल, दूसरे साल 1 साल, तीसरे साल 1 साल। तो उसकी एंट्री क्या करनी चाहिए? उसकी एंट्री करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू रेवेन्यू 1 लाख टू एडवांस इनकम, जो कि एक तरीके से लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की। अब एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब ये कहां लिखा गया है कि ये एंट्री होनी चाहिए थी? ये लिखा गया है AS9 के अंदर। AS9 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अभी मैं आपको रिकॉग्निशन के बारे में समझा रहा था। AS9 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 कहता है कि किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए, हाउ वी शुड रिकॉर्ड अवर रेवेन्यू, ताकि लोगों को हम गलत इंफॉर्मेशन ना दे। अब सोचो लोगों के पास कितनी गलत इंफॉर्मेशन गई, इन्वेस्टर्स के पास कितनी गलत इंफॉर्मेशन गई। पहले साल में ही 3 लाख रुपए की सेल बुक करके क्या जबरदस्त झोल किया है बायजूस ने। बायजूस ने जितने भी इन्वेस्टर से पैसा लिया है अपने फर्स्ट ईयर की सेल दिखाकर लिया है कि देखो गजब का टर्नओवर है हमारा, देखो हम क्या कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने अक्रूवल सिस्टम अप्लाई किया नहीं। जब उसका ऑडिट किया गया तो ऑडिट के टाइम पर ऑडिटर ने ये डिस्क्रिपेंसी करी कि भाई ये तो बायजूस गलत कर रहा है, ये सब नहीं करवाना पड़ेगा। तो ऑडिटर ने उसकी बैलेंस शीट में चेंजेस करवाए, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस करवाए, जिससे उसको लॉसेस बुक करने पड़े। अल्टीमेटली उसको सेल गिरानी पड़ी, उसको लायबिलिटी बुक करनी पड़ी। सेल अल्टीमेटली गिरेगी तो क्या होगा? उसके प्रॉफिट्स गिरेंगे। बायजूस वैसे ही लॉसेस में था, उसके लॉसेस और बढ़ गए। सो हुआ क्या कि बेसिकली यहां पर आपको ये एंट्री करना है, ये एंट्री नहीं करना है। ये कैसे पता चला? क्योंकि आप एएस पढ़ोगे जब, ठीक है ना, जब आप एएस पढ़ोगे तो एएस से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि यार किस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कंसीडरिंग एनी एएस। तो एएस के अंदर सबसे पहले फोकस किया जाता है रिकॉग्निशन पर। रिकॉग्निशन मतलब किसी तरीके से कैसे एक ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है, how to correctly record the transaction। फिर आपको एएस दूसरी बात बताता है मेजरमेंट की। फिर आपको दूसरी बात बताता है एएस क्या? मेजरमेंट की। अब ये मेजरमेंट की बात क्या बताते हैं? ठीक है, मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? आपके फाउंडेशन में एक चैप्टर था इन्वेंट्री करके, जो बच्चे फाउंडेशन के, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के हैं तो उनके ग्रेजुएशन में भी था इन्वेंट्री करके। आप अपनी इन्वेंट्री को की कॉस्ट निकालते हो, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। याद आ रहा है आप सबको? चलिए जल्दी मुझे बताइए, याद आ रहा है आप सबको? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कौन कौन से बच्चों को याद आ रहा है? कौन कौन से बच्चों को याद आ रहा है? इन्वेंट्री में फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है। याद करो ये वाले नाम किस किस को याद आ रहा है? याद है कि नहीं? सो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करना है, पर उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई रेवेन्यू है, कोई सेल है, कोई एडवांस है,
तो उसको मुझे किस वैल्यू पे मेजर करना है। अब जैसे मैंने रेवेन्यू 1 लाख की क्यों लिखा, मैंने लाइबिलिटी 2 लाख की क्यों लिखी, जरूरी है क्या कि हर साल मुझे 1-1 लाख ही होना चाहिए? ये किसने बोल दिया कि 3 साल का कोर्स है, 3 लाख रुपए के हिसाब से तो हर साल का 1-1 लाख ही बनता है? हो सकता है कि मैं ये आपको बोलूं कि भाई अगर हम खाली खाली 11th क्लास का जब बेचते हैं ना, तो खाली खाली 11th क्लास का हम सिर्फ 50,000 में बेचते हैं लोगों को। मैंने जो 3 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं वो तो 3 साल के हैं। अब मैंने आपको कुछ नहीं बोला तो आपने भी क्या बोला, सोचा कि ठीक है 3 लाख डिवाइड बाय 3, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। पर यही अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा बायजूस तो मार्केट में सिर्फ 11th क्लास का कोर्स ओनली 50 में बेच रहा है और 12th क्लास का कोर्स 1 लाख में बेच रहा है, तो 50,000 11 अगर इंडिविजुअल लेवल पे जाएं तो 11th क्लास का कोर्स वो 50,000 पे बेच रहा है, 12th क्लास का कोर्स वो 1 लाख में बेच रहा है, और बाकी आईआईटी की तैयारी वो 1,50,000 में करवा रहा है, अगर सिर्फ जिसको 11 12 नहीं चाहिए। तो अब आप सोचो, आपका पहले साल का रेवेन्यू 1 लाख होना चाहिए कि 50 होना चाहिए? डेफिनेटली 50 होना चाहिए, क्योंकि पहले साल तो वो सिर्फ आपको 11th की तैयारी करवा रहा है, तो लिए उसने आपसे 3 लाख है, पर पहले साल का रेवेन्यू का मेजरमेंट क्या होगा? मेजरमेंट दैट शुड बी 50,000। अब आप बोलोगे सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? वो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक आपको कुछ नहीं पता था, जो आप अज्यूम कर रहे थे कि 3 लाख डिवाइड बाय 3, तो वो आप सही थे। पर जैसे ही मैंने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देना शुरू करी, तो अब आप भी तो दिमाग चलाओगे, आप बोलोगे साला अकेले में अगर मैं 11th का कोर्स बेच रहा हूं तो 50 में बेच रहा हूं, तो मैं अपनी रेवेन्यू 1 लाख क्यों रिकॉर्ड करूं? ये भी तो गलत हुआ ना। ये भी तो मैं अपनी बैलेंस शीट में पीएनएल में, मैं अपने पीएनएल में इनकम गलत बुक कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि मैं रेवेन्यू 1 लाख बुक कर रहा हूं जबकि मुझे 50,000 बुक करना चाहिए? मैं अपना रेवेन्यू ओवर वैल्यू कर रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स की आंखों में धूल झोंक रहा हूं। मैं बता रहा हूं मेरा रेवेन्यू 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है। अरे भाई 50 है, तूने 11th पढ़ा है अभी। बोलो जी। इसको कहते हैं मेजरमेंट, कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सही कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उस असेट की, उस लाइबिलिटी की, उस इनकम की, उस एक्सपेंस की, तो करेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए ये एएस बताता है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस? समझा कि नहीं समझा? बोलो बेटा, समझा कि नहीं समझा? अब जैसे इन्वेंट्री का मैंने आपको बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लीफो, क्या होता है वो? उसमें हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट को फीफो के हिसाब से निकालूं कि वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालूं। दोनों के हिसाब से आंसर अलग अलग आता है। कौन सा मेथड मुझे फॉलो करना है, कौन सा मेथड फॉलो नहीं करना है। जैसे मेजरमेंट की बात करें, इन्वेंट्री की बात करें, तो इन्वेंट्री को मुझे फीफो कब लगाना चाहिए, कौन से केसेस में? मुझे वेटेड एवरेज कब लगाना चाहिए? आप जानते हो इन्वेंट्री के ऊपर AS2 लगता है और वो लीफो मेथड को अलाउ नहीं करता है। वो बोलता है नहीं लीफो तो लगा ही नहीं सकते तुम, लीफो तो गलत मेथड है। फाउंडेशन में तुम बोलोगे हम तो सर पढ़ के आए, हाँ इंटर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि नहीं लीफो होता ही नहीं है, लीफो लगाना ही नहीं चाहिए। तो कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए ताकि करेक्ट मेजरमेंट किया जाए, ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर द मेजरमेंट। गाइस आई होप आपको चीजें जा रही होंगी, आगे समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, प्रेजेंटेशन। अब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, सही तरीके से डेबिट क्रेडिट किया, उसकी वैल्यू आपने सही तरीके से निकाल ली, ये तो ठीक है। पर अब उसको सही जगह पर दिखाओ। सही तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, सही वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, अब उसकी जगह कौन सी है, उसका प्लेस कौन सा है? अगर वो असेट रिकॉर्ड किया आपने तो असेट को भी, उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। असेट को आप करंट असेट में दिखाओगे कि नॉन करंट असेट में दिखाओगे? ये देखिए रिलायंस की ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है। अब मैं आपको अगर रिलायंस की सामने बैलेंस शीट दिखाऊं, ये तो बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट, बहुत बड़ी एनुअल रिपोर्ट है। तो अगर मैं आपको रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाऊं, ये बोर्ड रिपोर्ट है, वेट अ मिनट।
तो ये देखिए, ये रिलायंस की बैलेंस शीट है बेटा। ये रिलायंस की बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा नॉन करंट असेट्स, आपको दिख रहा होगा करंट असेट्स। अब उसके अंदर आप देखो, आपको अदर नॉन करंट और अदर करंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई मैं उस असेट को करंट में दिखाऊं कि नॉन करंट में दिखाऊं? अब आप बोलोगे वो तो सर सिंपल है ना, 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट हमें तो पढ़ाया गया है। नहीं बेटा, अब चीजें और आगे बढ़ गई हैं। जरूरी नहीं कि 12 महीने का कॉन्सेप्ट हो। इंटर लेवल पर आपको यह पढ़ाया जाएगा कि जरूरी नहीं है कि किसी भी असेट को करंट असेट मानने के लिए 12 मंथ्स ही देखे जाते हैं। नो, या 12 मंथ से कम पीरियड देखा जाता है। बहुत सारे केसेस में इवन 6 मंथ्स के ऊपर भी अगर चला गया तो वो नॉन करंट मानी जाती है। तो उसकी सही जगह कौन सी है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। उसकी सही जगह कौन सी है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? तो प्रेजेंटेशन मतलब सही जगह पर उसको कैसे प्रेजेंट करना है ताकि लोग उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करें। देखिए, एक बात कही जाती है बैलेंस शीट P&L के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि आपके फाइनेंशियल, आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतने सिंपल होने चाहिए, इतने तरीके से होने चाहिए कि वो खुद बता दे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। यही काम करता है एएस। एएस का काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतने सिंपल तरीके से सामने वाले के लिए प्रेजेंट कर दो कि उसको किसी और व्यक्ति की जरूरत ही ना पड़े कुछ पूछने के लिए, वो सब समझ जाए बैलेंस शीट P&L को पढ़ के। तो प्रेजेंटेशन मतलब असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस को सही जगह पर दिखाना, प्रेजेंट करना। द करेक्ट प्लेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस इन P&L। इनकम एक्सपेंसेस की P&L में कौन सी करेक्ट प्लेस है वो मेक श्योर करना। बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटीज की कौन सी सही जगह है वो मेक श्योर करना। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन करना। चलो, आपने प्रेजेंटेशन भी कर लिया। अब क्या, एक बात बताओ, ये रिलायंस की बैलेंस शीट है। आपको सामने दिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप जानते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब होता है फिक्स्ड असेट, जिसको तुम बचपन में फिक्स्ड असेट पुकारते थे। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड असेट, जो कि तुम्हें दिख रहा है 2,32,238। क्या बात कर सब बजती सर, इससे ज्यादा तो मेरे नाम पर मेरे पापा ने मेरे लिए प्रॉपर्टी करके रखी है। बेटा ऊपर देख, ऊपर देख बेटा, ऊपर देख। है ना, रुपीज इन करोड़ है। तो 2,32,232 करोड़ रुपीज के फिक्स असेट्स है रिलायंस के पास। पर अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उसके फिक्स असेट्स में कौन कौन से फिक्स असेट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी फिक्स असेट्स है जो जरूरी है, जो बिजनेस ऑपरेशन में लगी हुई है, ठीक है, इसके अलावा जैसे रिलायंस तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहा है, ठीक है, रिलायंस तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहा है। तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट्स ना AS13 के थ्रू कवर होते हैं, और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो AS10 के थ्रू कवर होते हैं। तो अब जैसे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है भाई साहब, गजब, 3,03,558 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। पर तुम ये जानना चाहते हो कि रिलायंस ने अपना पैसा कहां लगा के रखा है। चलिए आइए देखते हैं रिलायंस ने अपना पैसा कहां लगा के रखा है। तो 3,03,558, इसके बगल में आपको दिखेगा नोट नंबर। तो नोट नंबर आपको क्या दिखेगा? 2। चलिए आइए हम नोट नंबर 2 पे चलते हैं। आइए 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 आइए, नोट नंबर 2 पे चलते हैं। नोट नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए नोट नंबर 2। रिलायंस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स कहां करके रखे हैं? इन डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज। रिलायंस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स डिबेंचर्स के फॉर्म में रखे हैं, वो भी पिछले साल थे, पिछले साल थे, इस साल नहीं है, 0-0 मतलब डिबेंचर बेच दिए। फिर रिलायंस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में रखे थे, वो भी खत्म हो गए, ठीक है। रिलायंस ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में है रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में रखे हैं। किस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं? रिलायंस ने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं सुमित या समिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज समिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,
ऑफ ₹10 ईच। तो रिलायंस ने इस कंपनी के प्रेफरेंशियल खरीद रखे, ये कोई उसकी घर की कंपनी होगी, ठीक है। फिर इसके अलावा रिलायंस ने कुछ डिबेंचर ज्वाइंट वेंचर कंपनीज में भी पैसा लगा के रखा है, इतना सारा पैसा लगा के रखा है भाई साहब, गजब। फिर उसके बाद रिलायंस ने इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हैं, किस किस कंपनी के? रिलायंस ने अपनी ही सब्सिडरी कंपनीज, देखो इसकी कितनी सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, रिलायंस बीपी मोबिलिटी, रिलायंस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायंस इथेन, रिलायंस गैस, रिलायंस ग्लोबल, ये इनके सबके इक्विटी शेयर खरीद के रखे हैं। ये सब आपको कैसे पता चला? इसको आपको क्या कहा जा रहा है? इसी को कहते हैं डिस्क्लोजर। अगर आज रिलायंस आपके सामने ये सब ना दिखाए, ये सब ना दिखाए, सिर्फ आज आपको रिलायंस ये बैलेंस शीट की तस्वीर दिखा दे बस, कि बस ऐसा बैलेंस शीट है देख लो, आप बोलोगे भाई साहब अंदर की चीजें तो बताओ, अंदर के बारे में तो बताओ, तुम क्या है इसके अंदर और क्या क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि 3,03,558 करोड़ के अंदर कहां कहां तुमने पैसा लगा के रखा है? ठीक है, अब जैसे रिलायंस की इन्वेंट्री कितनी है? 48,926 करोड़। अब भाई तुम्हारी इन्वेंट्री में क्या है? छठा नंबर पॉइंट, चलो आ जाओ छठे नंबर पॉइंट पे आते हैं, सॉरी सिक्स्थ नंबर पॉइंट में आते हैं, सिक्स्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि अच्छा रिलायंस के पास रॉ मटेरियल भी है, रिलायंस के पास वर्क इन प्रोग्रेस है, रिलायंस के पास फिनिश गुड्स है, रिलायंस के पास स्टॉक इन ट्रेड है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। सर एक बात बताओ, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क होता है? बेटा फिनिश गुड्स जो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, और स्टॉक इन ट्रेड जो हम डायरेक्ट बाजार से बाहर से खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। स्टॉक इन ट्रेड हम मार्केट से खरीद के डायरेक्ट बेचते हैं, फिनिश गुड्स हमने मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्जन किया, प्रोडक्शन किया और फिनिश गुड्स बना। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी हम इसको इन्वेंट्री क्यों बोलते हैं, आपको AS2 या AS10 के अंदर मालूम पड़ेगा। तो इसके मालूम पड़ेगा कि हाँ यार ये सब उसकी इन्वेंट्री में कौन कौन से फिगर्स है। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्क्लोजर है, ये सब क्या है? डिस्क्लोजर है। आया समझ में कि नहीं? तो जो आज हम बात कर रहे थे कि सर रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS का रेलेवेंस, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके सामने ये बैलेंस शीट सिर्फ रख दी जाए और आपको ये सब ना बताया जाए तो आप कैसे सामने वाली कंपनी के ऊपर विश्वास करोगे? अच्छा, दूसरा, रिलायंस ने स्टार्टिंग में देखो हर एक, अब आपको मैं एक और चीज दिखा रहा हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। ये देखिए, रिलायंस ने सबसे पहले अपने कॉर्पोरेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि रिलायंस का हेड ऑफिस कहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, और रिलायंस बेसिकली कौन कौन सी कंपनी में है, कौन कौन से बिजनेस में एंगेज है। द कंपनी इज एंगेज इन एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑयल टू केमिकल्स, रिटेल एंड डिजिटल सर्विस, ये कंपनी का काम है। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता ही नहीं कि रिलायंस करती क्या है, तो कैसे चलेगा दीदी? तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि रिलायंस करता क्या है। तो ये रिलायंस ने अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन बताई है। फिर रिलायंस ने अपने हर एक असेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया है कि उसके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, और वो अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे रिकॉर्ड करता है। जो अभी मैंने ये 3 वर्ड बोला ना, रिकॉर्ड, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, तो उसने ये सब क्या किया है? ये सब डिस्क्लोज किया है कि मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। हम करंट और नॉन करंट कैसे रिक्लासिफाई करते हैं, हम कौन सी चीज को करंट मानते हैं, कौन सी को नॉन करंट मानते हैं, हम ये कब करते हैं, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने आपको लीजिंग बिजनेस के बारे में बताया है, जो उन्होंने असेट्स लीज पे लिए, उन्होंने आपको इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बताया है, उन्होंने आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया है, उन्होंने आपको प्रोविजंस के बारे में बताया है, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बताया है, इन्वेंट्री के बारे में बताया है। ये सब क्या है? ऑल दीज आर डिस्क्लोजर्स, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए। एंड ऑल दिस इज बेसिकली डिस्क्लोजर। गाइस 2 मिनट का पॉज लूंगा, बहुत देर से बोलता जा रहा हूं, और तुम्हारी चैट पे ध्यान दूंगा ये देखने के लिए कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। प्लीज चैट करके बताओ तुम लोग एक बेसिक लेवल पर समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें। चलिए जल्दी करिए। वरुण, अमित, शेफाली, समीक्षा, अभिषेक, कशिश,
ईशान, आस्था, आरुषि, ऋतु, ऋतुल, करण, जयंत, आदित्यक, श्लोक, प्राची, अरुंधति, सृष्टि, नमन लालवानी, लालवानी, वंदना, महबूब, तनिष्क, दिया, प्रज्ञा। चलिए, सो ये बातें आपको एक बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं आपको एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर सब कुछ नहीं बता सकता, है ना, सब कुछ का सब कुछ नहीं बता सकता, धीरे धीरे चलेंगे। अर्ली स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट से आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, कसम खुदा की मैं आपको क्या बोलूं, मजा आ जाएगा। तो इसको डिस्क्लोजर कहते हैं। मतलब डिस्क्लोजर का मतलब कि आप और कौन से डिस्क्लोजर को मतलब आप लिख सकते हो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना, एक्सप्लेनेशंस देना, इन सबको बोलते हैं डिस्क्लोजर। आ रही क्या बात समझ में कि नहीं? अब आप रिलायंस की अपन ना बैलेंस शीट पे वापस चलते हैं, 2 मिनट अपन उसकी बैलेंस शीट पे वापस चलते हैं। मैं आपको बातें कुछ बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं रिलायंस के पीपी की बात करूं तो यहां पर AS10 रिलायंस ने लगाया होगा। अब देखिए सुनिए, अच्छा मैं ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। हो सकता है कुछ तुम में से कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने एएस के साथ साथ इंड एएस का नाम सुन के रखा होगा, IFRS का नाम सुन के रखा होगा, या हो सकता है कुछ लोग कोशिश करेंगे आगे चल के मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद मेरी फिरकी लेने की कोशिश करेंगे कि अरे सर तो गलत बता रहे हैं, रिलायंस तो एएस फॉलो करता ही नहीं है, रिलायंस तो इंड एएस फॉलो करता है। सुनिए ध्यान से, एएस क्या है, इंड एएस क्या है, पहले अपन उस पर 2-4 मिनट की बात करते हैं, ठीक है? अपन उस पर 2-4 मिनट की बात करते हैं, लेक्चर बस अपन 5-10 मिनट में खत्म कर रहे हैं, डोंट वरी। तो एएस क्या है, इंड एएस क्या है, बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है एएस, एक होता है इंड एएस। सर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है, पर ये मान लीजिए कि दोनों का बेस सेम, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है। बस ये मान लीजिए कि एएस जो होता है वो स्मॉल कंपनीज के ऊपर लगता है, ठीक है ना, और जो इंडेस होता है वो बिग कंपनीज के ऊपर लगता है। अब ये बिग कंपनीज स्मॉल कंपनीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि इंडेस जो होता है वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है। तो हाँ जी, जी हाँ, रिलायंस कंपनी एक लिस्टेड कंपनी, तो उसके ऊपर इंडेस लगेगा। पर मैं आपसे इंडेस इंडेस वर्ड क्यों नहीं लगा रहा हूं, बात कर रहा हूं। एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, मैं आपसे इंडेस की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके इंडेस आपको सीए फाइनल में पढ़ाए जाएंगे। यूं मान लो कि एएस बेटा है तो इंडेस पापा है, इंडेस एएस का बिगर वर्जन है, हायर वर्जन है, ठीक है, समझ गए? तो कुछ लोग होंगे जो बाद में ये कमेंटबाजी करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूं। तो चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि ये कंपनी, रिलायंस कंपनी लिस्टेड नहीं है, मान लो 2 मिनट के लिए कि रिलायंस कंपनी एएस लगा रही है। तो कहने का मतलब ये, बस सुनते जाओ। आभाष ने पूछा सर ये सब नोट करना जरूरी है कि सुनते जाएं? सुनते जाओ। अगर रिलायंस 2 मिनट के लिए मान ले कि एएस फॉलो कर रही है, तो पीपीई रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करने के लिए उसने कौन सा एस लगाया होगा? एस10 लगाया होगा। अगर हम इंटेंजिबल की बात करें रिलायंस के, तो यहां पर एएस ने, रिलायंस ने AS26 लगाया होगा। उसकी इंटेंजिबल असेट में ना एक बहुत बढ़िया चीज तुम्हें दिखेगी, दिखाता हूं। नोट नंबर 1 में ही आते हैं, नोट नंबर 1 में आते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाऊंगा मैं तुम्हें उसकी इंटेंजिबल में। ये देखो, डेवलपमेंट राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट राइट्स, चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूं, पता करके आना, जब मेरी अगली क्लास होगी परसों की, पता करके आना, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है।
रिलायंस के केस में डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है, देखते हैं कितने लोग पता करके आते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल नो हाउ भी पता कर सको तो वो भी पता करके आना। अभी मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अगर आप अभी लिखोगे कुछ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आप मुझे अगली क्लास में जरूर पता करके आना, गूगल करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। चैट जीपीटी अब आ गया है यार, तुम लोगों के लिए तो इतनी आसान जिंदगी हो गई है कि चैट जीपीटी में लिखोगे भाई क्या होते हैं, आप चैट जीपीटी में सिर्फ इतना लिखना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने बैलेंस शीट में डेवलपमेंट राइट्स दिखाए हैं असेट साइड में, सो प्लीज टेल मी उसके लिए डेवलपमेंट राइट्स क्या हैं। आप इतना लिखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है आपका होमवर्क है, आप जरूर मुझे बताना कि टेक्निकल नो हाउ और डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सो जब मैं रिलायंस की बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला कि जब उसने इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन, यही 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 रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर किया होगा तो एएस 26 लगाया होगा। जब कैपिटल वर्क इन की प्रोग्रेस की बात चली होगी तो अगेन उसने एएस 10 लगाया होगा। जब इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट की बात चली होगी, अंडर डेवलपमेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट पे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली उसने एएस 26 वंस अगेन लगाया होगा। आ रही क्या मेरी बात समझ में? जब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही होगी तो उसने एएस 13 लगाया होगा। जब लोन्स की बात चल रही होगी तो यहां पर भी उसने एएस 13 लगाया होगा, यहां पर भी उसने मोस्टली एएस 13 ही लगाया होगा। और यहां तो उसने मल्टीपल एएस लगाए होंगे, मल्टीपल एएस, क्योंकि यहां पर अदर करंट एसेट्स आ गए तो बहुत सारे अलग अलग नेचर आ गए। इन्वेंट्री के ऊपर उसने एएस 2 लगाया होगा, अगेन यहां पर उसने एएस 13 लगाया होगा, यहां पर भी उसने एएस 13 लगाया होगा, एएस 13 के साथ उसने एएस 9 भी लगाया होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होते हैं और डेटर्स को सेल किया गया होगा, गुड सेल किए गए होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर उसने एएस 3 लगाया होगा। लोन्स और फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर उसने एएस 13 लगाया होगा, और यहां पर अगेन उसने मल्टीपल एएस लगाए होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी तुम उठा लो, कोई भी मतलब कोई भी कंपनी उठा लो, बिना एएस के कोई भी आइटम लिख ही नहीं सकते। बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज के, बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए कंपनी की बैलेंस शीट अधूरी है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट बिना एएस के है, ऑडिटर जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको फुल अथॉरिटी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस कंपनी के बारे में वो सारी सच्चाई लिख दे जो कंपनी कांड कर रही है, और उसके बाद जो कंपनी का हाल होगा वो तो भाई ऐसा है कि कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, ठीक है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी साइड भी है, लाइबिलिटी साइड पे भी बहुत सारे एएस लगाए गए होंगे। सो गाइज आई होप आपको आज का एक बेसिक वर्जन जो मैंने आपको बताया कि ये चार चीजें क्या होती हैं, रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं, मेजरमेंट किसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, डिस्क्लोजर किसको बोलते हैं, एंड आई होप मैंने जो थोड़ा बहुत एक एक टचअप दिया है रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाकर आपको थोड़ा थोड़ा समझा होगा कि यार हमारे इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और इस पर्टिकुलर चैप्टर का और सीए इंटर की पढ़ाई का क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको समझा होगा। अब अब मैं आगे अपनी टेक्निकल चीजों को नहीं ले जा रहा हूं। यू हैव 5 मिनट्स टू आस्क एनी डाउट, अगर मेरे पास उसका जवाब हुआ तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको कुछ और डाउट पूछना है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है यहां से, तो पूछ सकते हो, तो मैं 100% जवाब दूंगा। पर अगर आपको बाकी के जवाब सवाल पूछने हैं बैच के बारे में, सर ये क्या है वो क्या है, तो आपके पास 5 मिनट है, आप पूछो। अगर मुझे उसका फिक्स जवाब पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं अगली बार वो जवाब लेके आऊंगा या बाकी फैकल्टीज को बता दूंगा कि ये जवाब उनको दे देना, ठीक है। आज का हम यहाँ का लेक्चर यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे जरूर बताना, और प्लीज इस लेक्चर को वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ऐसा लगा है कि थोड़ा सा भी अगर आपको लगा है कि आपको कुछ तो वैल्यू क्रिएट हुआ है आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो से, आपके लिए कुछ भी वैल्यू क्रिएट हुआ है, तो बस उसकी खातिर ये वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आई बात समझ में?
ये वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दीजिए। अभी बहुत कम लाइक दिख रहे हैं मुझे, बहुत कम लाइक दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, गलत कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत कम लाइक है तुम लोगों के, है ना। बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला कब लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। सर बीबी सर्कल लाइव कब होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के मालूम पड़ जाएगी। बीबी सर्कल लाइव होगा कि नहीं होगा, कब होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। अभी उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सर वी स्मार्ट अकेडमी हॉस्टल प्रोवाइड करती है क्या स्टूडेंट को? यस, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन भी आगे चल के मिल जाएगी। ठीक है, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। सर पीजी हॉस्टल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वी स्मार्ट हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज को देता है, गर्ल्स की भी हम हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, पर हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। और वी स्मार्ट के कोचिंग जहां पर हमारा है, प्रेमाइज है प्रेस्टीज पॉइंट, उसके आसपास ही देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, आपको अगर हॉस्टल भी करना है तो उसके लिए आगे चल के आपको एक इंक्वायरी नंबर दिया जाएगा, उस इंक्वायरी नंबर पे आप हॉस्टल की इंक्वायरी कर सकते हो। आप अगर दोनों ग्रुप करने आ रहे हो तो दोनों ग्रुप करने वाले बच्चों को हॉस्टल का प्राइमरी फैसिलिटी दिया जाता है, पर अगर किसी को वन ग्रुप भी करना है तो उनको भी फैसिलिटी दिया जाता है। ठीक है सर, फीस इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल है। फेस टू फेस की फीस जरूर 2 इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल होती है, पर ऑनलाइन की नहीं होती है। ऑनलाइन बिल्कुल आपको पहले दिन से पूरा फीस देना पड़ता है। सर ऑनलाइन और फेस टू फेस विच इज बेस्ट? बेटा ऑनलाइन फेस टू फेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। फेस टू फेस में जहां एडवांटेज है कि यार फैकल्टी आपके सामने है, आप फैकल्टी से बात कर सकते हो, फैकल्टी से सामने अपना गाइडेंस ले सकते हो, तो ऑनलाइन में आपके पास एडवांटेज ये है कि आप अपने समय के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, आपको ये देखना है कि आप कौन सा एडवांटेज चूज करना चाहते हो। डेली 5 बजे होगा बिल्कुल। सर आई बॉट पीडी 2 days ago, कैन आई अटेंड द लाइव? सी आप ब्रिज बैच तो बिल्कुल लाइव कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चों ने पढ़ाई पहले से ही शुरू करनी है, जिन बच्चों ने अभी रिजल्ट आया नहीं है पर उनको अगर पढ़ाई पहले से ही शुरू करनी है, फॉर एग्जांपल उनको अकाउंट्स के क्लासेस लेने हैं, उनको लॉ के क्लासेस लेने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, मैं बोलूंगा एक सब्जेक्ट भी चलता फिलहाल तो, अपना एक सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकते हो। सर अगर हम रिकॉर्डेड लेने हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमने लास्ट बैच में लिए थे, वो पूरी तरीके से 100% अप्लीकेबल हैं आपके नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए। स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक एडवांस अकाउंट्स, सब्जेक्ट लाइक लॉ, ऑडिट, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यस, आप बिल्कुल एडवांस अकाउंट्स, लॉ जैसे सब्जेक्ट को अगर पहले शुरू करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका कम से कम 15-20 दिन का मिनिमम मिनिमम फायदा होगा, और वो आप कर सकते हो। बीबी सर ऑफलाइन पढ़ाएंगे बिल्कुल, पिछली बार भी 100% पढ़ाया था, ये कोई सवाल ही नहीं है भाई, ये कोई सवाल ही नहीं है बेटा, पिछली बार भी 100% फेस टू फेस था। सर फेस टू फेस बैच में अनलिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं कि लिमिटेड? बेटा अनलिमिटेड की क्या मीनिंग है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम एक ग्राउंड है वहां पर सबको बुला लिया, आ जाओ 5 रुपए की बिरयानी मिल रही है सब आ जाओ। आप बोल रहे हो अनलिमिटेड, यस देयर इज वन लिमिटेशन अंडर फेस टू फेस, एंड दैट वेरी बेस्ड ऑन द फैकल्टी टू फैकल्टी। किसी फैकल्टी में 400 बच्चे होते हैं, किसी फैकल्टी में 500 बच्चे होते हैं, किसी फैकल्टी की क्लास में 600 बच्चे होते हैं, बस इतना फर्क, ये फर्क है। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है, तो अनलिमिटेड मत बोलिए उसको, एक लिमिटेशन तक रहते हैं, और अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, क्लास टेस्ट बिल्कुल होगी, क्लास टेस्ट आपकी जरूर होगी, 100% आपके क्लास टेस्ट होंगे। पहले कौन से सब्जेक्ट से चालू करना चाहिए? अगर आप
ऑफलाइन ऑनलाइन डाउनलोड बैचेस ले रहे हो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैचेस ले रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एडवांस अकाउंट्स से ही शुरू करना चाहिए। अब आप ये बोलोगे सर आप अपना सब्जेक्ट बोल रहे हो, नहीं बेटा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, पेपर नंबर 1। यार आप खुद समझो यार, पेपर नंबर 1 यार पहला पेपर है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निकलेगा कि हाँ यार पहला पेपर आप एडवांस अकाउंट्स करो। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप लॉ भी कर सकते हो, पर मैं एडवांस अकाउंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेजर तौर पर देखा जाता है कि बच्चों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, पर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा एडवांस अकाउंट स्ट्रांग नहीं है, मेरा लॉ बहुत स्ट्रांग है, मैं लॉ को ऑफलाइन कर सकता हूं, खुद से कर सकता हूं, तो आप लॉ के सब्जेक्ट, लॉ का आप खुद से लेकर ऑनलाइन डाउनलोड करके रिकॉर्डेड लेकर आप कंटिन्यू करो, आपका लॉ, आपका थ्योरी अगर बहुत स्ट्रांग है तो आइदर एडवांस अकाउंट्स और लॉ, प्रेफरेबली एडवांस अकाउंट्स क्योंकि पहला पेपर। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना है तो टेस्ट कैसे मैनेज करेंगे? टेस्ट आपके फैकल्टी मैनेज करवाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी आपके टेस्ट होंगे, जो जिसमें आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको कांटेक्ट किया जाएगा, कम्युनिकेशन आपका हम लोगों के साथ होगा, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही क्यों ना ले रहे हो, उसमें आपको टेस्ट की इंफॉर्मेशन भी आती जाएगी। डोंट वरी, टेस्ट के रिगार्डिंग सब चीजें आपको पता चलेंगी। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये सब चीजें अब हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं बेटा। सर दोनों ग्रुप और हॉस्टल साथ में लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल, पूछने की बात ही नहीं है, जरूर मिलेगा अमित कुमार। सर ये ब्रिज बैच यूट्यूब पर लाइव रोज होगा? नहीं, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर होंगे, उसके बाद के लेक्चर्स सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री है फिलहाल, तो बाद में 2 दिन में हो सकता है आपका ब्रिज बैच भर जाए, फुल हो जाए, तो मैं मतलब 500 बच्चे क्रॉस हो गए तो हम अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं, तो फिलहाल तो फ्री है, जितना हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, आज रात को 12 बजे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जीरो में है, तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आगे चल के आपको लिंक जूम पे आएगी, डोंट वरी। सर ऑनलाइन डाउनलोड मतलब जीडी ही है ना? यस, द वन हु आर टेकिंग लाइव लेक्चर्स विल गेट रिकॉर्डेड। सी, लाइव लेक्चर का मतलब होता है कि जिस दिन क्लास हो रही है उसी दिन आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, और अगर आपको उस दिन का क्लास छूट गया या वापस से सुनना है तो वही लेक्चर शाम तक या अगले दिन तक अपलोड हो जाएगा, तो आप अगले दिन उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगले दिन आप उसको पढ़ सकते हो, ये होता है। सर कितने महीने का बैच होता है? आप टेंटेटिवली मान लीजिए 6 महीने, 6 महीने भी नहीं, 5.5 से 6 महीने आप मान लो टेंटेटिवली, 5.5 से 6 महीने आपको मिलते हैं, करेक्ट, सीधा सीधा। तो सर आपने तो 8 महीने बोले, तो 8 महीने तो 6 महीने चले गए बेटा, लॉजिकली 8 महीने नहीं है आपके पास, लॉजिकली आपके पास 8.5 महीने है, क्योंकि आपका फरवरी मिड से अगर बैच शुरू होता है या 20 फरवरी से शुरू होता है तो आपके पास 8-10 दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 5.5 से 6.25 महीनों तक आपका बैच खत्म हो जाता है। 1.5 व्यू का मतलब क्या होता है? 1.5 व्यू मतलब ये होता है कि एक लेक्चर मान लो 60 मिनट्स का है, तो आप वो लेक्चर 90 मिनट्स तक देख सकते हो, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आप उसको लेक्चर को 90 मिनट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड करके कर सकते, देख सकते हो। फी स्ट्रक्चर कब तक आएगा? वी आर होपिंग कि फी स्ट्रक्चर रिजल्ट के आसपास आएगा, तो जब रिजल्ट का डेट आ जाएगा, रिजल्ट के डेट के आसपास आपका फीस आ जाएगा, डोंट वरी। बुक्स हमेशा फीस के साथ रहती है, हम कभी भी बुक्स की कॉस्टिंग अलग से नहीं लेते, हम जो भी फेस टू फेस की फीस बोलेंगे, हम जो भी ऑनलाइन की फीस बोलेंगे, उसमें बुक कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होगी। बस बेटा बस, मैं भी थक गया हूँ, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, सुबह 7 बजे से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और मुझे अब हो रहा है बहुत ज्यादा सिर दर्द। सो आपके जो भी और डाउट होंगे तो आप अपने ब्रिज बैच के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा, और आपको अगर मजा आया तो लाइक करने के बिना मत जाना, लाइक करने के बिना मत जाना, और हो सके तो ये प्लीज ब्रिज बैच बाकी स्टूडेंट्स को भी रेफर करिएगा। गाइस थैंक यू सो मच, लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे हमारा जो ब्रिज बैच का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।